मेरा नाम ज़रीन है। मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेरे शहर में औरतें पति पत्नी के रिश्ते बनाने से पहले अपनी नाभि पर आखिर प्याज का रस क्यों लगाती थीं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में किचन में बिजी थी। मेरी चाची का छोटा भाई आरिफ मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं और ये ऐसी नज़रें थीं जो मुझे खुश कर रही थीं, क्योंकि मैं आरिफ को पसंद करती थी। चाची का भाई यहाँ पर आता जाता रहता था और वह भी मुझे बहुत पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल थी, लेकिन मुझे आरिफ से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वह भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग्स रखता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी में एक घना अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। चाची का भाई 2 दिन से यहाँ पर आया हुआ था। आरिफ नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया और मैं चाची के साथ घर के कामों में बिजी हो गई थी। मेरे माँ बाप का देहांत तो बचपन में ही हो गया था। वह लोग मुझे काफ़ी सालों पहले इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। चाची मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इज्जत की छत दी हुई थी। काम करते हुए समय का मुझे कुछ पता ही नहीं चला और दोपहर हो गई थी। चाची अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं किचन की सफाई करने के लिए किचन में ही रह गई थी। इतनी देर में मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी नज़रों में ऐसी चुभन थी कि मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर लड़के मुझे घूर घूर के देखते थे। इसीलिए मैं जा कर के घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी और इस टाइम भी मैं अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करने में लगी हुई थी। वह आदमी मुझसे चाची के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाकर चाची को बुला कर लाऊं, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूँ। जाओ, जाकर अपनी चाची को बुला लाओ। उसकी ये बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार उस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और वह कह रहा था कि वह मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। इसीलिए मैं फ़ौरन अंदर की तरफ भागी और चाची को इस बारे में बताया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसके हुलिये के बारे में सुनते ही चाची के चेहरे का रंग बदल गया था। वह कहने लगी कि दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम किचन का काम खत्म करो। उनकी ये बात सुनकर मैं किचन में पहुंच गई और चाची दरवाजे पर चली गई थी और फिर मुझे चाची की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। वह उस आदमी से क्या बात कर रही थी ये तो मुझे साफ समझ नहीं आया था, लेकिन कोई ऐसी बात जरूर थी जो बहुत ही खामोशी के साथ और चुपके चुपके से की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि चाची इस आदमी से आखिर क्या बात कर रही हैं और ये आदमी कौन है जो चाची से ही बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि इस आदमी के बारे में तुम्हें अपने चाचा या फिर मेरे भाई आरिफ को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाची की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। चाचा जी रोज़ सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम करने के लिए चले जाते थे और रात को ही घर वापस आते थे, लेकिन वह दिन में कई बार चाची को फ़ोन करके उनसे बात करते थे और मेरे भी हाल चाल लेते रहते थे। चाचा चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चाचा मुझे अपनी बेटी समान ही समझते थे। चाचा जी मेरी बहुत परवाह करते थे, इसीलिए चाची ने मुझे सख्ती से समझा दिया था कि मुझे उन्हें कोई भी बात नहीं बतानी है। लेकिन मेरे दिल के अंदर अब ये इंटरेस्ट पैदा हो गया था।
कि आखिर ये आदमी है कौन जिसके बारे में चाची सबसे छुपाना चाहती हैं। मुझे तो वह कोई बदमाश सा आदमी लग रहा था, लेकिन मेरी चाची का आखिर उससे क्या रिश्ता था। फिलहाल चाची की बात सुनकर मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था और ना ही मैंने इस बारे में आरिफ से कोई बात कही थी और ना ही चाचा जी से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद ये बात सब लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकती है। और फिर उसी रात मेरे कमरे में आरिफ आया और कहने लगा कि जल्द ही मैं अपनी बहन से तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी ही हमारी शादी हो जाए। आरिफ की ये बात सुनकर मैं हंस पड़ी थी, क्योंकि मैं अभी 17 साल की थी और वह 23 साल का हो गया था। और फिर अभी उसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी, वह बस थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था। फिर वह मुझे कैसे अपने घर में रखता। इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी, मगर आरिफ का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वह जल्दी ही मुझसे शादी करना चाहता है और वह अपने लिए अच्छी नौकरी की तलाश भी दिन रात कर रहा है। जैसे ही उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर वह मुझे लेकर इस शहर में शिफ्ट हो जाएगा जिस शहर में उसकी नौकरी मिल जाएगी। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। मैंने उससे कह दिया था कि अगर चाची मानती हैं तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये सुनकर आरिफ को बहुत खुशी हुई थी और उसने खुशी से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसके इस तरह से छूने से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वह दिन तो खामोशी से गुजर गया था और कुछ दिन बाद वह आदमी फिर से हमारे घर आ गया था। वह आदमी आज सीधा दरवाजे से घर के अंदर चला आया था। अब की बार चाची ने उसे अपने कमरे में बैठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी कि तभी अचानक चाची भी किचन में आ गई। उन्होंने एक प्याज उठाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे कमरे की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं तुम्हें खुद आवाज़ ना दूं। मैं बड़ी ही हैरानी से अपनी चाची के हाथ में पकड़ा हुआ वह प्याज देख रही थी और वह खामोशी से वापस अपने कमरे में दोबारा चली गई थी। और फिर मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मुझे चाची ने आवाज़ देकर ठंडा पानी लाने के लिए कहा। मैं 2 गिलास ठंडा पानी लेकर चाची के कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची तो वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातें करते करते मुझे देखकर तभी वह अचानक से खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद अपनी चाची पर ठहर गई थी, क्योंकि उनकी हालत कुछ बदली बदली सी मालूम हो रही थी। अभी 1 घंटे पहले तक उनके बाल तो अच्छी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालात में हो रहे थे। इससे पहले कि मैं और गौर से चाची का पूरा जायजा लेती, तभी वह आदमी चाची को कहने लगा, ये तुम्हारी बेटी है, ये तो बड़ी ही खूबसूरत और जवान है। तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तो तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब तुम्हारी उम्र हो रही है और इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। उस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वह मेरे लिए अनजान आदमी था। वह न सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था, बल्कि उसने मेरी शादी के बारे में भी बात छेड़ दी थी। वह पता नहीं कौन था जो इतना खुलकर मेरी चाची से बातें कर रहा था। और फिर चाची भी हंसकर उससे कहने लगी कि हाँ, अब इसकी शादी ही तो करनी है मुझे, यही मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो अब उम्र हो रही है, लेकिन ये अब जवान हो गई है। मैं शर्म की वजह से फौरन वहाँ से निकलकर वापस आ गई थी। चाची को उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था और उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद वह आदमी वापस चला गया तो चाची ने मुझे फिर से यही समझाया कि आरिफ को और अपने चाचा जी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि तभी अचानक उसी समय आरिफ घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा तो फौरन मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा कि वो आदमी कौन था और ये यहाँ पर क्यों आया हुआ था। मैंने इनकार करते हुए सिर हिला दिया
और कह दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये आदमी चाची से मिलने के लिए आया था। आरिफ सीधा चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया और फिर ना जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों की चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाजें आने लगी थीं। चाची आरिफ को बुरा भला कह रही थी। आरिफ भी चाची को आगे से बहुत बढ़ बढ़ कर जवाब दे रहा था। न जाने उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इतना आइडिया ज़रूर था कि बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर के बाद जब आरिफ चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वह सीधे स्टोर रूम में चला गया और जाकर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वह हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के टाइम पर जब मैं चाची को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई तो चाची बहुत ही गुस्से में थी और कहने लगी कि जाओ, तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनके इस तरह के बिहेवियर से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं आरिफ ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि जिस बात का गुस्सा वह मुझ पर निकाल रही थी। मैंने चाची से इस बारे में पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है, तो वह कहने लगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता पिता याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि आरिफ ने अपनी बहन से न जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से उसका और चाची का झगड़ा हुआ है? स्टोर रूम का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उससे जाकर ज़रूर पूछती। आरिफ जब भी हमारे घर पर आता था वह स्टोर रूम में ही ठहरता था, क्योंकि हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाचा और चाची रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर आरिफ कभी कभी ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह मुझे या तो ये बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे आरिफ से ही पूछनी थी। लेकिन अगली सुबह उससे भी ज़्यादा कुछ अजीब हुआ। जब मैं सोकर उठी तो आरिफ घर से जा चुका था और चाची भी खामोशी से घर का काम कर रही थीं। उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की और उनका बिहेवियर देखते हुए मैंने भी उनसे कुछ भी नहीं पूछा। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में बिजी हो गई और चाची के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहाँ प्याज का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया, जिसे चाची किचन से लेकर अपने कमरे में गई थी। मैं सोच रही थी कि चाची प्याज क्यों उठाकर लाई थी। आखिर इस अनजान आदमी को इस प्याज का क्या करना था, या फिर चाची ने उस प्याज का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह बहुत ही दबा हुआ लग रहा था। उसे खाया नहीं गया था, उसका छिलका भी उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका रस निकाला गया है। मैंने सफाई करते टाइम उसे फेंक दिया था और फिर वापस सफाई में बिजी हो गई थी। फिर शाम के टाइम चाची मुझसे कहने लगी कि चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा लिया और मैं उनके साथ ही चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हैं वो। चाची ने रिक्शा किया और हम रिक्शे में बैठकर चल पड़े। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई थी जब रिक्शे वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया। मैंने चाची से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाजार तो पीछे निकल गया है। वह कहने लगी, दरअसल हम दूसरा सामान खरीदने जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका बिहेवियर मुझे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफ़ी देर के बाद हम एक अजीब से बाजार में पहुंच गए। यहाँ भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन लोग काफ़ी अजीबोगरीब मालूम हो रहे थे। हम रिक्शे से उतरे तो चाची मुझे किसी दुकान के पीछे बने हुए घर में ले गईं। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने की बजाय
यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही हैं? चाची ने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी, परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही है। तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में ही मैं वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहाँ से पलट गई। उस औरत ने मुझे अंदर ले लिया और फिर जैसे जैसे वह मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और अजीब सी बदबू भी आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे ये आइडिया हो गया था कि मैं इस वक्त किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ। ये जगह बहुत ही अलग थी। दरवाजे के पास छोटे छोटे कपड़े पहने हुई लड़कियाँ खड़ी हुई थीं और जो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके कपड़े, उनके चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग ही सच्चाई बता रहा था। मैं चलते चलते रुक गई तो वो औरत पलटकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी ये बात सुनकर वह औरत जोर से हंसी और कहने लगी कि दरवाजे से अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुकी है। अब ना ही वह कभी लौट कर वापस आएगी और ना ही तुम कभी यहाँ से बाहर जा सकोगी। ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर मेरा राज चलता है और तू भी एक औरत है, इसीलिए तुझे भी यहाँ पर रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से कस के छुड़ाया और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रहूँगी और मेरी चाची अभी कुछ देर में ही आती होगी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने पीछे से मेरी कुर्ती पकड़ ली और कुर्ती को जोर से खींचा, जिससे मेरी कुर्ती फट गई। फिर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा और मैं ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वह औरत मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी चाची तुझे यहाँ पर बेच कर गई है और अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी महंगी कीमत दी है उसको। चल अब जा और जाकर तैयार हो, रात को कस्टमर आएंगे और तुझे भी यहाँ लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस समय हक्का बक्का थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी। पिछले 4 साल से मैं अपनी चाची के साथ ही तो रह रही थी। वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती थी? मैं चाहकर भी उस औरत की बातों पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक भयानक सपना है ये सब, और अभी कुछ ही देर के बाद मेरी आँख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। वहीं दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे से कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया और फिर उसमें मुझे स्नान करवाया। मेरे चीखने चिल्लाने का, रोने धोने का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह कहने लगी कि तुम जैसी लड़कियां यहाँ रोज आती हैं, 1-2 दिन रोती हैं, उसके बाद खुद ही खुशी खुशी सेज पर जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसीलिए तुम भी अब खुशी खुशी इस ज़िंदगी को स्वीकार कर लो। जो भी है, जैसी भी है, अब यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसीलिए खुशी खुशी इस काम को आसानी से कर लो, वरना गुले नूर यही काम तुमसे ज़बरदस्ती करवाएगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वह मुझे धंधे में उतारना चाहती थी। वह मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, जहाँ से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वह कहने लगी, देखो ये लड़की गुले नूर की बात नहीं मान रही थी, इसलिए उसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। इस बेचारी को ना खाने को कुछ दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही पीने को, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी ज़बरदस्ती करने पर मैंने उस खुशबूदार पानी से स्नान कर लिया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह पहले वाली औरत, जिसका नाम गुले नूर था, वह वापस आ गई। उसने सर से लेकर पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज़ है, तेरे तो बड़े ही अच्छे दाम लगेंगे। मैंने तेरी चाची को भी बहुत पैसा दिया है,
वही सारा पैसा मैं तेरे इस हुस्न की अच्छी बोली लगाकर अब वसूल करवाऊंगी। इसके बाद इतना कहकर गुलेनूर ने एक बड़ी ही भद्दी सी हंसी हंसी तो उसके पान से सने हुए गंदे दांत दिखाई देने लगे। ऐसा नज़ारा मैंने अब तक अक्सर सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा। अभी भी मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई है। वह ज़ोर से हंसी और कहने लगी, ये तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं, माल हम तक क्यों लाया जाता है ये हमें नहीं मालूम। वह दूसरी औरत, जिसका नाम रुखसाना था, गुलेनूर से कहने लगी कि ये अभी छोटी है, इसीलिए इसे हमारे काम के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। इसे कस्टमर के हवाले करने की बजाय पहले महफिल में नाचने गाने के लिए भेजा जाना चाहिए। जब ये कुछ समझदार हो जाए तो उसे किसी अच्छे और महंगे ग्राहक के सामने पेश करना, ताकि इसका सही पैसा वसूल हो सके। उस औरत की बात गुलेनूर को समझ आ गई और वह कहने लगी कि ठीक है, इसे नाचने गाने की तैयारी करवाओ। इस बात का हुक्म देते हुए वो खुद कमरे से बाहर निकल गई। रुखसाना मेरी तरफ देखकर कहने लगी, कुछ दिनों के लिए तो मैंने अभी तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो, इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हें कस्टमर के पास जाना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। मैं भी जब यहाँ आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। मुझे तो यहाँ पर मेरी खुद की सगी माँ ही बेच कर गई थी, क्योंकि उसे तो बस पैसों से मतलब था। उसने कभी भी अपनी बेटी से प्यार ही नहीं किया था। उसे तो बेटियाँ बोझ लगती थी, इसीलिए वह मुझे यहाँ पर बेच कर चली गई थी। तब से लेकर आज तक मैं हर रोज़ किसी न किसी कस्टमर के साथ होती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैं यहाँ से भागने की भी कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, जिस पर गुलेनूर अपने नौकरों के साथ पहरा देती है। इसीलिए यहाँ से कभी फरार होने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। रुखसाना बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसकी बोलचाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी तो यहाँ कोई औरत ढंग से बात ही नहीं करती थी। वह मुझे न सिर्फ प्यार से समझा रही थी, बल्कि कुछ भी नाच गाना सिखाने लगी थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी चाची यहाँ पर छोड़कर चली गई थी, और फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब तो रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था और सोच लिया था कि ज़्यादा रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी चाची मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगी। न जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था। आरिफ ने उनसे आखिर ऐसा क्या कहा था जो वह मुझे अगले ही दिन इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मेरे सवालों का जवाब मैं अब जानना चाहती थी कि मेरी चाची ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन फ़िलहाल इन सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। रुखसाना ने मुझे 1 महीने तक इन महफ़िलों के जो भी नियम थे और नाचना गाना था वह भी सिखा दिया था, और फिर मुझे भी इस महफ़िल का हिस्सा बनाया जाने लगा था, जहाँ पर शराब के नशे में धुत खूब डूबे हुए आदमी हमारे सामने बैठ जाते थे और हमें अजीबोगरीब कपड़ों में उनके सामने अपना नाच पेश करना पड़ता था। पुरानी लड़कियां तो नाचने गाने में काफ़ी माहिर हो गई थीं। वह इस काम को बड़ी ही आसानी से कर लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने सारी ज़िंदगी आरिफ के सिवा कभी किसी को भी नहीं देखा था, और ना ही कभी घर की 4 दीवारी से अकेले मैं बाहर निकली थी। यहाँ इतने अनजान आदमियों के आगे अपना जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते तभी गुलेनूर हाथ में पकड़े हुए चाकू को घुमाकर मेरी कमर पर दे मारती, और सभी लोग इस बात से अनजान होते। 2-4 दिन यूं ही गुजरे थे कि मुझे समझ आ गया था कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ पर गुलेनूर के इशारों पर नाचना है। मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से नाच गाना नहीं करती थी, मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था और मैं फिर सारा दिन भूख प्यास से तड़पती रहती थी। इसीलिए मैं भी अब नाचने गाने में बराबर से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था
और फिर इसी तरह से 1 महीना और गुजर गया था कि एक अमीर आदमी एक दिन कोठी पर चला आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरे दाम लगाए थे। वह मुझे 50,000 की कीमत पर एक रात के लिए खरीदना चाहता था, पर यह बहुत बड़ी रकम थी। गुले नूर तो खुशी किस खुशी फौरन ही राजी हो गई थी। उसने उस आदमी से 50,000 रुपये ले लिए और उसे एक छोटे से कमरे में भेज दिया और रुखसाना से कह दिया कि वह मुझे तैयार करके इस आदमी की सेवा में पेश कर दे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी। नाचने को तो मैं अपना नसीब मान चुकी थी, लेकिन अब तक मैं किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। रुखसाना मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी कि तुम जितना ज़्यादा शोर करोगी, कस्टमर तुम्हें उतना ही परेशान करेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से उसके साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाओ। एक रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा पति है और ऐसा करने से तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। रुखसाना मुझे तैयार करके शीशे में मुझको दिखाते हुए कहने लगी कि कभी कभी हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिट्ठा शरीर, ये तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ भी नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारे दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी इसी खूबसूरती से तंग हो चुकी हूँ। मैं 40 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे शरीर की चमक धमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। कोई ना कोई मेरे दाम लगा ही देता है और फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना ही पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तब तक तुम्हें ये सब कुछ झेलना ही होगा और इसी सब को अपनी बदकिस्मती समझकर बर्दाश्त करना होगा। रुखसाना ने मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर दिया था और मेरे आंसू थे कि वह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार चाची और आरिफ की याद सताती रहती थी। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि चाची मुझे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गई है, पर सबके लिए शायद आरिफ जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो रुखसाना ने मेरी नज़र उतारी और कहने लगी, गहरी सांस भर के कमरे में दाखिल हो जाना और खुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास भी इसके सिवा अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए मैं उस छोटे से कमरे के अंदर चली गई, जहाँ पर एक छोटा सा पीला सा बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी सी रोशनी में मुझे सब कुछ भयानक नज़र आ रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं उस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि मेरे भाई मेरे साथ कुछ भी गलत ना करें। मैं रहम की भीख मांगूंगी तो शायद उसे मुझ पर तरस आ जाएगा। वैसे भी मैं अभी कम उम्र की थी और जिस आदमी ने मुझे खरीदा था वह कोई 35 से 40 की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वह मेरे पिता जैसा ही था, मगर मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने ही पत्थर दिल के होते हैं जितनी यहाँ की औरतें हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं जैसे ही उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था और एक आंख बिल्कुल लाल हो रही थी और उसकी नज़रें मेरे ऊपर ही टिकी हुई थीं। वह मुझे सर से पांव तक बार बार घूर कर देख रहा था। मुझ पर इतना डर सवार हुआ था कि मैं वापस बाहर निकलने लगी थी कि तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है। उसके मुंह खोलते ही शराब की बदबू ने मेरी सांसें बंद कर दी थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांगने लगी थी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। वह कहने लगा कि चल सीधी तरह से बात मान ले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे जैसी लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं। उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर मेरे दिमाग में रुखसाना की बात घूमने लगी थी। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाभि पर प्याज का रस जरूर लगा लेना। उन्होंने एक प्याज का छोटा सा टुकड़ा छीलकर और उस पर नाखून मारकर मुझे पहले ही दे दिया था। मैंने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था, जिसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी। जैसे ही मुझे रुखसाना की बात याद आई, मैंने जल्दी से उस प्याज के टुकड़े को अपनी नाभि पर मलना शुरू कर दिया था ताकि उसका रस मेरी नाभि पर लग जाए। कुछ ही देर में मैंने उस पूरे टुकड़े को अपनी नाभि पर मल लिया था
और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था जो मेरे साथ होने वाला था। उस आदमी ने सारी रात पूरी तरह से अपने पैसे वसूल कर लिए थे। मेरा रोना धोना किसी भी काम नहीं आया था। वह आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल निकला था। उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वह शराब के नशे में इस कदर चूर था या फिर उसकी ये सब आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट बहुत भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे ये रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी। अब मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो रुखसाना मेरे सामने मौजूद थी। वह कस्टमर सुबह होने से पहले ही जा चुका था। रुखसाना मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। कहने लगी, बस पहली रात ही मुश्किल होती है, अब तेरे लिए ये सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान होगा। हर गुजरी हुई रात बहुत ही भयानक होगी। मैं होश में आने के बाद भी चिल्ला रही थी। रुखसाना मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सारा दिन मैं बस उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा सच में कोई अपना नहीं होता। ये रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। मेरी चाची, जिसे मैं अपनी माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान तक को भूल चुकी थी। मेरा नाम ज़रीन था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम रुवीना रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे। मैं खुद भी खुद को भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले कभी ज़रीन था। सारा दिन मैं रुखसाना के पास ही रही। मैंने उससे कह दिया था कि मैं अब किसी भी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? कोठी पर रहने वाली लड़की की कीमत ना लगे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन ही था। 3 दिन तो मेरे खामोशी से गुजर गए, लेकिन फिर चौथे दिन एक 50 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था। मैंने गुले नूर से इनकार करना चाहा तो उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, यहाँ इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें खुद कस्टमर के आगे फेंक कर आऊँगी। मैं गुले नूर के आगे मजबूर हो गई थी। रुखसाना ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और साथ ही मेरी मुट्ठी में प्याज का टुकड़ा भी पकड़ा दिया था और कहा कि इसे अपनी नाभि पर लगाना मत भूलना। मैं खामोशी से वह टुकड़ा मुट्ठी में दबाए हुए थी और बहुत ही मरे मरे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई थी। मैंने खामोशी से बुड्ढे के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था और रुखसाना की बात सही साबित हुई थी। जब मैंने शोर शराबा नहीं किया तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया था। लेकिन कस्टमर के जाने से पहले ही मैंने अपनी नाभि पर उस प्याज के टुकड़े का रस लगा लिया था। इस प्याज से आखिर क्या होता था? रुखसाना ने मुझे ये क्यों लगाने के लिए दिया था? इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं अपनी ज़िंदगी में कमा रही थी या फिर अपनी इज्जत गंवा रही थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे अभी भी आरिफ की याद आती थी। क्या उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा? क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा? क्या वह मुझे भूल चुका होगा? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। वह कस्टमर चला गया था और हम खामोशी से रुखसाना के कमरे में चले गए थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाभि पर प्याज का रस लगा लेती हो ना? रुखसाना की बात पर मैंने अपना सिर हिला दिया था। रुखसाना ने कहा, तुम मेरी बेटी की उम्र की ही हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगी तो ये समझ लो कि ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, क्योंकि तुम एक धंधा करने वाली औरत बन गई हो। रुखसाना मुझे हमेशा ही समझाती रहती थी कि कभी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना। रुखसाना की बातों को मैंने अपने दिमाग में बसा लिया था। ऐसे ही मुझे यहाँ पर अब 7 महीने रहते हुए गुजर गए थे। अब तो मुझे इस काम की आदत हो गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी।
मैं जो कभी आरिफ की दुल्हन बनने के सपने देखती थी, अब हर रात ही हर नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात रुखसाना मुझे प्याज का टुकड़ा पकड़ाना नहीं भूलती थी और ये ज़रूर कहती थी कि बिस्तर पर जाने से पहले ये प्याज अपनी नाभि पर ज़रूर लगा लेना। एक दो बार मैंने इसके बारे में रुखसाना से पूछा भी कि इस प्याज में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे ये दे देती हो, तो वह कहने लगी कि सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करना। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि रुखसाना बीमार थी, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करवा पा रही थी। और वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन भी कहाँ है। हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फ़िक्र कर सके। मेरी फ़िक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ रुखसाना थी। अगले ही दिन मेरे पास गुले नूर आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक कस्टमर आएगा। ये कहकर वो लौटकर वापस चली गई और मैं तैयार होने लगी, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। मैं जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो रुखसाना फिर से आकर के मुझे प्याज का टुकड़ा पकड़ा गई। मैं ये सोच में पड़ गई थी कि आखिर रुखसाना मुझे ये प्याज क्यों देती है। आज मैं उससे इस सवाल को पूछ कर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने के लिए देरी हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं वापस आऊँगी तो उससे इस सवाल का जवाब ज़रूर पूछूँगी। कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए मैं कस्टमर के कमरे के पास पहुंची। लेकिन इससे पहले मैंने प्याज के रस को अपनी नाभि पर लगा लिया था। हालांकि मैं इतना ज़रूर जानती थी कि इस काम के पीछे कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है। मेरे दिमाग में बार बार ये प्याज वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे कोई इस बारे में बता सकता था तो वह सिर्फ रुखसाना थी। पर आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज उनसे पूछ कर ही रहूँगी, क्योंकि वह हर बार मुझे प्याज के बारे में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी और हर बार मुझे कस्टमर के पास जाने से पहले ध्यान से प्याज पकड़ा देती थी। तभी मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द और कोई नहीं बल्कि आरिफ था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था। और मुझे देखते ही वह एकदम से उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगा, ज़रीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और पीछे हटकर कहा कि मैं ज़रीन नहीं हूँ, मेरा नाम रुबीना है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ज़रीन बनकर आरिफ का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। महीनों से इस कोठी पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। आरिफ ने तुरंत ही आकर मेरे कंधों से मुझे पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ दिया। कहने लगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी ज़रीन ही हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे तो मेरी दीदी ने ये बताया था कि तुम तो किसी लड़के के साथ भाग गई हो। आरिफ की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही सगी बहन थी। ये बात सुनकर वह मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि जब से मेरी बहन को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चला था, तभी से वह तुमसे नफरत करने लगी थी। इसीलिए वह अनजान आदमियों को अपने फ़ायदे के लिए बुलाती थी, क्योंकि जीजा जी तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मुझे उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया था, तभी तो मैं तुम्हें दूसरे शहर ले जाने की बातें करता था। लेकिन जब उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो वह बातें मेरी बहन ने सुन ली थी और वह आदमी दीदी से मिलने के लिए आता था, क्योंकि वह कोठे का दलाल है। मैं अपनी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जब जीजा जी घर पर नहीं होते थे तो वह गैर मर्दों के साथ रिश्ते बनाती है। ये बात तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता था। मैंने अपनी बहन को कई बार बहुत समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी नहीं मानी। वह लगातार जीजा जी को धोखा देती रही और उस दिन भी मेरा उस आदमी को घर से निकलते हुए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और इसी बात पर फिर मेरी बहन से झगड़ा हुआ था। और फिर उसके अगले ही दिन मेरी बहन ने मुझे ये बताया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मुझे उनकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने रो धो कर मुझे इस बात पर यकीन दिलवा दिया था। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कई जगहों पर तलाश करने की कोशिश की थी कि तुम मुझे
कहीं ना कहीं पर तो मिल ही जाओगी। उन्होंने जीजा जी को भी यही बताया कि आपकी भतीजी भाग गई है, और मुझे भी फिर यही लगने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे अपनी बहन की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बहन बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है, और ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बिन माँ बाप की बच्ची को सताया है। अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने तुम्हें इस कोठे पर छोड़ दिया। आरिफ रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। आरिफ मुझे अपने साथ ले जाने की ज़िद करने लगा, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो वह खामोशी से वहाँ से चला गया। उसने मुझसे ज़िद इसलिए नहीं की क्योंकि वह जान चुका था कि अब मैं एक वेश्या हूँ, और इस हाल में अब वह मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही उसे ये समाज मुझे एक्सेप्ट करने देगा। उसकी हालत मेरी बेवफाई में ऐसी हो गई थी कि उसने अपने आप को शराबी बना लिया था, और वह कोठों पर भी आने लगा था। वह अपनी रात पूरी किए बिना ही वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया था, और मैं रुखसाना के कमरे में आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैं रुखसाना के कमरे में आई, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि रुखसाना बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उसको छूकर देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ा था। वह दुनिया से जा चुकी थी। ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं रुखसाना को ही अपना सब कुछ मानती थी, और आज वह मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन उसकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिस पर उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी कि वह किस तरह से कोठे पर आई थी और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। और साथ ही साथ चिट्ठी पर यह भी लिखा हुआ था कि इस प्याज के रस को नाभि पर लगाने से क्या होता है। दरअसल इस प्याज के रस को नाभि पर लगाने से औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती, और वह तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। रुखसाना को ये सब कुछ बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वह इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया था। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र थी, इसीलिए वह हर बार मुझे प्याज पकड़ाना हरगिज भी नहीं भूलती थी। पर अफसोस की बात यह थी कि रुखसाना इस दुनिया से अब जा चुकी थी, पर अब कोई भी मुझे यहाँ पर प्याज पकड़ाने वाला नहीं था, और मैं अब यहीं इस कोठे पर अपनी बची कुची ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आज भी मुझे रुखसाना की बहुत याद आती है, जिससे मेरी इतनी फिक्र थी। प्याज का रस अपनी नाभि पर लगाने से मुझे आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई है, और ना ही मैं किसी कस्टमर से पेट से हुई हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।